स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 74 साल 2 महीने और 3 दिन की उम्र और इसी वक्त एक इस्तीफा जिसने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन यह महज एक इस्तीफा ही नहीं है, इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अगला इस्तीफा और बड़ा होने वाला है? क्या वो इस्तीफा सितंबर महीने में आएगा? दरअसल जगदीप धनखड़ ने जैसे ही 74 साल की उम्र में इस्तीफा दिया, उसके बाद अब चर्चा होने लगी है कि क्या आरएसएस की ही पूरी प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि आरएसएस और जगदीप धनखड़ का बहुत गहरा नाता रहा है। हालांकि सक्रिय रूप से वो शुरुआत में आरएसएस की शाखा में नहीं गए, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने पर्दे के पीछे से, उसके बाद उनके उन बयानों को भी याद किया जा रहा है जो उपराष्ट्रपति बनते ही उन्होंने राज्यसभा में दिया था। और उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस का एकलव्य बनकर रह गया। और अब जब उनका इस्तीफा हुआ है तो इसी एकलव्य वाले बयान की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि क्या आरएसएस ने पूरी प्लानिंग सेट तो नहीं की? 74 साल की उम्र में उनका इस्तीफा करवाकर क्या उन्होंने और लोगों को यह संदेश तो नहीं दे दिया है कि उन्हें भी 75 की उम्र में रिटायर होना होगा? अभी 18 मई 2025 को ही जगदीप धनखड़ ने अपना जन्मदिन मनाया था और उसके 2 महीने बाद ही 74 साल 2 महीने और 3 दिन की उम्र में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो सवाल ये कि क्या अगला इस्तीफा बहुत बड़ा होगा? सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे? और इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी याद आता है, जब उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र हो जाए, शॉल ओढ़ाया जाने लगे, तब आपको रास्ता खाली कर देना चाहिए। हालांकि बात करेंगे जगदीप धनखड़ और आरएसएस के इस कनेक्शन की। कैसे जगदीप धनखड़ ने हर बार बीजेपी और आरएसएस को मुश्किल वक्त में संभाला, कैसे उपराष्ट्रपति जब उनके नाम का ऐलान हुआ उपराष्ट्रपति पद के लिए तो उससे 7 दिन पहले एक आरएसएस की मीटिंग होती है, वो भी झुंझुनू में राजस्थान में, और उसी के बाद ये तय कर दिया जाता है कि जगदीप धनखड़ ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। सबसे पहले उनके उस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। तब उन्होंने कहा था, मैं आरएसएस का एकलव्य बनकर रह गया। मन में एक टीस सदा रही कि मैं प्रथम वर्ष क्यों नहीं गया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं गया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं गया, मतलब शाखा में क्यों नहीं गया, इसकी टीस जगदीप धनखड़ को हमेशा रही। और जब उन्होंने राज्यसभा में ये बयान दिया था तो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लेकर आ गए थे विरोधी, और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आरएसएस का गुणगान आप कैसे कर सकते हैं। उस वक्त भी आरएसएस को लेकर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने बातें कही थी, अब उनके इस्तीफे पर उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। अब कुछ तथ्य समझिए क्यों आरएसएस का कनेक्शन इस इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होगा साल 2007 में। आरएसएस बीजेपी पर उस दौर में आतंकी होने के दाग लग गए थे और उस वक्त जगदीप धनखड़ ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पर्दे के पीछे आरएसएस और बीजेपी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। 2007 में आरएसएस बीजेपी के नाम को आतंकी घटनाओं से जोड़ा जा रहा था। कांग्रेस लगातार आरएसएस बीजेपी पर निशाना साध रही थी। ऐसे में जगदीप धनखड़ ने लीगली काफ़ी सहयोग दिया। पर्दे के आगे वो नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। हैदराबाद में मक्का मस्जिद, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट हो, या फिर समझौता एक्सप्रेस, या फिर अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट, सभी को लेकर संगठन अपनी बदनामी को लेकर बहुत ही चिंतित था। तब धनखड़ ने डिफेंस लॉयर टीम को बाहर से काफ़ी सपोर्ट किया था और आरएसएस बीजेपी पर जो ये दाग कांग्रेसी शासन में लग रहे थे वो उन्होंने हद तक मिटा दिया। ये कहें कि 2014 आते आते उन चीज़ों को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। अब इसके अलावा आपको राम जन्मभूमि केस पर भी ध्यान देना होगा। आरएसएस बीजेपी के लिए राम जन्मभूमि साख की लड़ाई थी शुरुआत से ही। इस मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। तब धनखड़ बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था और इस मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे। राम जन्मभूमि मामले में भी पर्दे के पीछे रहते हुए काफ़ी काम किया। 2019 में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए जब ट्रस्ट बना तो धनखड़ का रोल काफ़ी अहम रहा उस दौरान भी। मतलब जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उसके बाद ट्रस्ट बनाया गया कि मंदिर बनेगा, तो उस दौरान भी जगदीप धनखड़ का बेहद अहम रोल था ट्रस्ट बनवाने में। अब ये 2-3 बड़ी घटनाएं हैं जो कि आरएसएस से उनकी करीबी को दर्शाती हैं। अब इसका पुख्ता सबूत एक बार फिर से मिला 2022 में, जब
जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति को लेकर उस वक्त तमाम नाम चल रहे थे। कोई कह रहा था अल्पसंख्यक समुदाय से आएगा, कोई कह रहा था बीजेपी कहीं चुनावी राज से लेकर आएगी। लेकिन इस बीच एक बैठक होती है राजस्थान के झुंझुनू में, और इस बैठक में कहा जाता है कि नाम तय कर दिया गया और उसके 7 दिन बाद ही जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया गया। 3 साल पहले जब उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ नामों का चयन किया जा रहा था, उस समय आरएसएस भी काफी सक्रिय रहा। आरएसएस की बैठक हुई थी। बैठक को ही धनखड़ का नाम तय करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाले पहलुओं में गिना जा रहा है। बैठक के ठीक 7 दिन बाद धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए घोषित कर दिया गया था। और यहां से तो यह समझ में आ गया था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस की पसंद जगदीप धनखड़ ही थे। तो एक तो जब बीजेपी और आरएसएस पर ऐसे सवाल उठे जो कि उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकते थे, तब धनखड़ ने सहयोग किया। इसके बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर का मामला आया, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लीगल टीम को, और फिर 2022 में उपराष्ट्रपति बनाए गए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अभी हाल फिलहाल में जब टकराव हुआ, तो उस दौरान भी जगदीप धनखड़ तमाम ऐसे बातें कहते हुए नजर आए जो कि ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो सरकार की तरफ से किस तरीके से न्यायपालिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब इस्तीफा हो चुका है, तब उम्र और आरएसएस का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। 74 साल की उम्र यानी 75 साल जो एक एजेंडा है बीजेपी के अंदर खाने का, एक संविधान कह सकते हैं, उसके तहत 75 साल की उम्र में आपको सक्रिय राजनीति से दूर होना होता है। और ऐसे तमाम नाम हैं, वो चाहे आडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी देख लीजिए, या ऐसे तमाम नाम, सुषमा स्वराज जो अब नहीं रही हमारे बीच, सब सक्रिय राजनीति से इस पड़ाव पर आते आते दूर हो गए। तो क्या आरएसएस की ही प्लानिंग है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवाकर दूसरों को संदेश देना कि आप भी 74 की उम्र में हैं, 75 आने वाला है और आपको भी अब सॉल उड़ाया जा रहा है, तो आप भी रास्ता खाली कर दीजिए दूसरों के लिए, कुर्सी दूसरों के लिए खाली कर दीजिए। बहरहाल ये केवल कयासबाजी है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं, ये बहुत पुख्ता जानकारी अभी निकल कर नहीं आ रही। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद तमाम तरीके के अब सवाल विरोधी भी उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब 11 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी होगी, बहुत सुकून होगा, तब फिर 11 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया, और ऐसे कि वो अपना अंतिम भाषण भी नहीं दे रहे हैं, विदाई भाषण भी नहीं दे रहे हैं, और तकरार की तमाम खबरें आ रही हैं। तो क्या ये पूरी प्लानिंग आरएसएस की ही तो नहीं है कि 74 साल की उम्र में इस्तीफा करवाकर और सबको ये बता दिया जाए जो 74-75 की एज में पहुंच रहे हैं वो भी अपना नया रास्ता देख लें, सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएं। बहरहाल जो होगा वो आप तक अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। अभी जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो अब हो चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद सदन में कैसे हंगामा मचा, उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। And 19th December 2022, the same have been reiterated a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the chair, the same are declined. Please. Now it's matters raised with permission. Please. Shri Vaiko, please take chair. Please. Shri Vaiko. No, please take chair. Shri Vaiko. Shri Mayank Kumar Nayak, demand for inclusion of other rural areas of Mehsana district in the rural mission. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी शहरों और आत्मा गाँव का हो, उसके लिए रूरल मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रूरल के अंदर में बैचलर की स्वीकृत किया गया नेटवर्क